गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे। हमने पहले भाग 1 पढ़ लिया जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 पढ़ लिया नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 पढ़ लिया मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। आज हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये लाए क्यों गए थे। भारत की सरकार जब भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद लोगों का कल्याण के लिए कोई योजनाएं लाना, नई नई योजनाएं आती रहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मेन लाने का ये था कि देश में हम सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। इसका मतलब ये है कि जो भी संसाधन हो वो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित ना रह जाए, बल्कि हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जाए। सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, उसके बाद अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक संसाधनों का वितरण कर सके, इससे ताकि सभी का कल्याण हो और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। आज भी देखिए कितनी सारी योजनाएं सरकार चला रही है अभी भी, जिसमें कि गरीबों को लेकर के उनको प्राथमिकता दी जाती है। चाहे तुम शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे तो इनकेस कई सरकारें तो आने जाने तक की छूट तक देती हैं पिछड़े वर्गों को या महिलाओं को, या और भी बहुत सारे लाभ हैं जो लगातार देखिए 5 किलो अनाज को लेकर के फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2013 में, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जिसका भी पैसा भी पे नहीं करना है या पे करना है तो बहुत मिनिमम चार्ज पे, ताकि अधिक से अधिक कल्याणकारी राज्य की जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विजन था, एक दृष्टिकोण था कि देश को अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके। उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक आधारभूत संरचना की तरह काम करते हैं, एक दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं कि ये काम करके आप ये साबित कर सकते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य हैं। उसके बाद सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, ये लिए क्या है। उससे तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पहला प्रश्न कि कल्याणकारी राज्य लाए क्यों गए थे, कल्याणकारी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। दूसरी बात, कल्याणकारी राज्य की आया भी है ये प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, राजनीतिक तत्वों में, या किसी और 4 में दे दिया तो राज्य के निर्देशक तत्वों में। उसके बाद कई संविधान जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको बताया कि ये बहुत विशेषता वाला, इसकी बहुत ज़रूरत है। मूल अधिकार और साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी प्रश्न आया हुआ है। वो दोनों को संविधान की, या तो अगर संविधान में मूल अधिकार नहीं रहेगा तो हम इंसान को एक मानवीय अधिकार नहीं दे पाएंगे, और साथ में राज्य के निर्देशक तत्व नहीं रहेगा तो उसका कल्याण नहीं कर पाएंगे, तो फिर कोई संविधान का महत्व बनता नहीं। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, इन दोनों को मिला करके कंबाइंड रूप से हम संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहते हैं। संविधान की आत्मा एवं दर्शन है राज्य के नीति तत्व और साथ में मूल अधिकार, ठीक है। उसके बाद कई जैसे संविधान की ग्रेमिन आस्टिन जो कि बहुत बड़े संविधान ज्ञाता थे, उन्होंने इसे संविधान की मूल आत्मा कहा। हम ये समझ चुके हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, और साथ में ये मूल अधिकार और ये दोनों मिलाकर के ये संविधान की आत्मा है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 बेसिकली राज्य की परिभाषा है, जो हमने पढ़ा था, कहाँ राज्य पढ़ा था, अनुच्छेद 12 में पढ़ा था। राज्य क्या होता है कि कौन कौन से कि केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, उसके बाद प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, उसके जुड़े जो लोग जो हैं, ये सब राज्य का हिस्सा माने जाते हैं कि एक राज्य, वही राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में दिया, वही लगभग है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों, विधायिका, कार्यपालिका, उसके बाद हम ये भी जान लें कि जो राज्य के नीति तत्व हैं, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी इसका उल्लेख किया गया था। राज्य के नीति तत्व लाने का एक उद्देश्य था कि हम कल्याणकारी राज्य बनाएं, ना कि पुलिस राज्य बनाएं कि जोर ज़बरदस्ती से लेकर के कोई काम करवा सकें। अब अनुच्छेद 36 हो गया, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में अनुच्छेद 37 दिया गया है कि इस भाग में समाज सिद्धांतों को लागू कैसे किया जाए, उसकी थोड़ी सी चर्चा की। उसमें कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, जल्दी कभी आया भी नहीं है।
अनुच्छेद 38 में दिया गया कि राज्य द्वारा जन कल्याण की सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाना, मतलब कि हम निम्न तत्वों के माध्यम से अधिक लोगों का अधिकतम कल्याण कर सकें। राज्य अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति संबंध के बारे में। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अब देखिए इसकी थोड़ी चर्चा करें। पहली बात, ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद शुरू में नहीं था, ये इसको लाया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता। देखते हैं भारत देश में इतने सारे लोग हैं जिनके पास इतना संसाधन भी नहीं है कि वो अगर उच्च न्यायालय, जैसा हमें मूल अधिकार दिए गए, मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं जा सकते। सबकी ऐसी हालात नहीं है, सबके पास इतने संसाधन नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि उसको खर्च करके वो उच्चतम न्यायालय तक अपनी बात रखें। तो देखिए इसको इसलिए जोड़ा गया है कि अगर जिनके पास नहीं लेकिन उनको न्याय दिया जा सके, तो अनुच्छेद 39A के अंतर्गत कि हम सभी लोगों को, खासतौर से गरीब लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको न्याय दिया जा सके और साथ में निःशुल्क न्यायिक सहायता दी जा सके। या वकील, जिस सरकार है, अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी तो उसको अपनी तरफ से वकील प्रोवाइड करा देती है, वो भी अपनी बात रख सके। तो अनुच्छेद 39 से ये कहता है कि हम समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क सहायता देंगे। उसके बाद अनुच्छेद 40 बेसिकली पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये तो जानते हैं कि भारत एक कृषि संपन्न देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी है। तो ऐसी स्थिति में कि कृषि एवं पशुपालन ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे, तो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। ग्राम पंचायतों के गठन के माध्यम से महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत मूलतः गांव में बसता है। सही बात भी है। जब महात्मा गांधी ने बात कही थी तो लगभग 95-96% लोग ग्रामीण एरिया में रहते थे। आज वो घट करके 69 के आसपास आ गया है, लेकिन अभी भी बड़ी आबादी है जो गांव में रहती है। तो गांव में लोगों को ज़रूरत के संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, इसके लिए हमें ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना बहुत ज़रूरी है। ग्राम पंचायतों का गठन करने का मतलब ये था कि गांव के लोग अपना सरपंच चुने, अपना प्रधान चुने और उनको जो उपलब्ध संसाधन उपलब्ध कराए सरकार, उन संसाधनों के माध्यम से हम गाँव का विकास कर सकें। ये बात है, कोई भी गाँव या कोई भी क्षेत्र की समस्या वहाँ के लोग जानते हैं और उस समस्या से 2-4 और लोग भी होते हैं। उस समस्या का समाधान वहीं स्तर पर किया जाना चाहिए, बल्कि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, इनके जिला स्तर पर भी पूरे गांव के लिए अलग अलग योजना नहीं बनाई जा सकती। बनाई जा सकती तो उनका लाभ उतना नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि गाँव का पंचायत का गठन किया जाए और फिर पंचायतों के माध्यम से गाँव को सशक्त बनाया गया। ये महात्मा गांधी जी का सूचना था, गांधीवादी विचार है ये। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 40 लाया गया। यहाँ और बता दूँ कि देखिए बाद में ग्राम पंचायतों को संविधान के 72वें एवं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसमें 73वें एवं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि ये बताता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कितना महत्वपूर्ण है गाँव के विकास के लिए। डॉक्टर कलाम कहते थे पूरा योजना प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, मतलब कि हम जो शहरों जैसी जो सुविधाएं हैं गांव में भी वैसी सुविधाएं लेके जाएं। अच्छे स्कूल हों, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, लोगों को आने जाने के लिए अच्छा परिवहन की सुविधा हो। तो हमको शहर में इतनी जो सुविधाएं मिलती हैं लोगों को, वो गाँव में मिलनी चाहिए। डॉक्टर कलाम जी का ऐसा देखना है। तो इस मामले में डॉक्टर कलाम साहब और महात्मा गांधी जी दोनों का विचार लगभग एक ही था। अब आते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है काम पाने, शिक्षा पाने, बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के साथ। ठीक है, ये भी कल्याणकारी राज्य है कि जो लोग के पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कम से कम 14 साल के बच्चों को। तो अभी देखिए इसको जोड़ा गया इसमें कि मूल अधिकारों में भी था कि कम से कम 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध कराया जाए। सरकार करा भी रही है, ये भी कल्याणकारी राज्य के लिए अनिवार्य है। उसके बाद खासतौर से जो वल्नरेबल सेक्शन है, एक एज के बाद मतलब बुढ़ापा उनको लोग को भी देखभाल किया जाए, तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ये करते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि महिलाओं से संबंधित है कि न्याय, उनको प्रसूति की सुविधा दिया जाए। उसके बाद
हर तरह से उनका भी संरक्षण किया जाए। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से कल्याणकारी राजनीति तत्व कुछ दिशा में जा रहे हैं कि हम पंचायतों को गठन कर रहे हैं अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत हम की शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क काम पाने का अधिकार, बेरोजगारी कम से कम हो, बुजुर्ग लोग जो हैं देश में उनका संरक्षण किया जाए। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत हम महिलाओं की खासतौर से जो माताएं हैं उनके संरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 में अनुच्छेद 43 में हम कहते हैं कि मजदूरों के लिए शिष्ट जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर, जो लोग कम से कम निर्वाह मजदूरी, एक व्यक्ति जो जिसके पास संसाधन नहीं उसको एक निर्वाह मजदूरी इतनी कि उसका जीवन आसानी से चलाया जा सके, उसको कम से कम उसकी जीवन निर्वाह किया जा सके, इतना कर दिया जाए मिनिमम। देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम 2005 में मनरेगा ले आए, नरेगा ले आए, जिसे आज मनरेगा कहते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने गांव की एक सीमा के अंदर उसको रोज़गार दिया जाएगा, और अगर कम से कम पहले तो 100 दिन के लिए लाया गया था, आज वो बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया कि अगर उसको नहीं मिलता काम, कोई ना कोई काम अगर उसे नहीं दिया जाता तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का भी उसने प्रावधान किया। ये अनुच्छेद 43 से लिया है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराया जाए। ये भी देखिए कल्याणकारी राज्य के लिए कितना अनिवार्य तत्व है। उसके बाद अनुच्छेद 43 का ये 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 के द्वारा लाया गया कि उद्योगों के कारोबार पर हमें अपने देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। यहाँ उद्योगों की बात का मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योग लगाना नहीं था। महात्मा गांधी जी का मानना था कि हम ग्रामीण स्तर पे अगर हम छोटे छोटे उद्योग लगाएं, जैसा कुछ एरिया आ जाए, जैसा बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है, वहाँ आंवला का तो लगाया जा सकता है। उसके पास में भदोही है थोड़ा सा आगे, वहाँ पे आप कालीन उद्योग लगा सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे राज्यों में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ की छोटे छोटे उद्योग लगा करके लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। हमें बड़े उद्योग लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं जितना जरूरी छोटे उद्योगों की है। ये अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 सबसे ज़्यादा तो इस समय अनुच्छेद 44 चर्चा में चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 देखिए कुछ लोग किसी के समर्थन में है और कुछ लोग विरोध में है। जिसको फ़ायदा हो रहा है समर्थन, जो समर्थन कर रहा है, जिसको विरोध। लेकिन एक तटस्थ होकर के न्याय संगत तरीके से अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो इसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी निकल के आती, कुछ निगेटिव बातें। अब पॉजिटिव बातें क्या हैं? देखिए भारत एक, पहले पॉजिटिव करेंगे फिर निगेटिव बातें करेंगे। पॉजिटिव बातों में क्या है कि भारत एक देश है जिसमें कि कितनी सारी जातियाँ, कितने दायरे धर्म के लोग रहते हैं। तो संविधान निर्माताओं का मानना था कि अगर हम सबके अलग अलग, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू में विवाह का एक तरीका है, इस्लाम में कुछ और है, सिख में कुछ और है, जैन, ईसाई जो भी है सब में अलग अलग है। गोद लेने को लेकर के खास तौर से, तो अगर हम महिलाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉजिटिव संदेश जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, तलाक नहीं दे सकता है, या तलाक दे सकता है तो पूरे प्रावधानों के अंदर कर दे सकता है। उसके बाद कि अगर हम किसी से गोद लेना चाहते हैं या तो एक ही तरीका सबके लिए अलग अलग तरीका नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से उसे तो चाहते तो संविधान निर्माता इसे मूल अधिकारों में सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किया गया था कि अभी देश नया नया आज़ाद हुआ है और अगर अभी शामिल कर देंगे तो हो सकता है पहले ही जितना आग लगी हुई पूरे देश में, तो ये आग और ज़्यादा बढ़ सकती है धर्म के नाम पे, उस समय और ज़्यादा भ्रम पैदा किया जा सकता है। तो इसको लाया गया राज्य के निर्णय तत्वों में कि भविष्य में अगर सरकारों के पास संसाधन है, सरकारों को ऐसा लगता है कि अब मूल अधिकार राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए स्थिति बन चुकी है तो लागू, जैसे उत्तराखंड ने अपने यहाँ लगभग लागू ही कर दिया है। भारत पूरे देश में इसकी बात चल रही है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो अगर लागू हो जाता है तो कोई किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अब इसकी कुछ निगेटिव बातें भी हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो उसकी कोई निगेटिव बात देखिए, हमने पहले से कह दिया अनुच्छेद 29 में ये कहा है कि अल्पसंख्यकों को उनके संस्कृति, भाषा, लिपि की हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 44 कहीं ना कहीं उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, और आदिवासियों का हो गया या इस्लाम को मानने वाले लोगों का हो गया, का संस्कृति और कई चीज़ें अलग हैं तो उनको अलग तरीके से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ये उन लोगों का मत है जो कहते हैं कि अनुच्छेद 44 को नहीं लागू किया जा सकता। तो ये हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये कि अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 जुड़ा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अनुच्छेद 45
नहीं, ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब ये था कि कम से कम 14 साल तक के बच्चों को, अब अंतर देखिए, वहाँ 6 से 14 कहा गया था मूल अधिकारों में, यहाँ 14 साल के बच्चों को, तो इसमें शामिल हो सकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों को भी एक तरह से शामिल ही कर दिया गया। तो कम से कम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर भी देखिए कितना कि कल्याणकारी राज्य तभी हो सकता है जब हम अधिक देने की कोशिश करें, ना कि अधिक छीनने की। देखिए, सरकार हमसे टैक्स लेती है, लगभग सभी लोग, हर पिछड़ा से पिछड़ा व्यक्ति, इनके जो भीख मांगता है वो भी सरकार को प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता ही देता है। हर कोई टैक्स देता है किसी न किसी तरीके से। तो उस टैक्स से संसाधन, सरकार के पास पैसा आता है, उस पैसे को सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना या अनुदान अधिक से अधिक गरीबों तक पहुंचा करके, इसी के माध्यम से कि अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, के माध्यम से हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि हमारे देश में ओबीसी, एससी, एसटी और कमज़ोर वर्ग भी है। अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय के, ये तो उनकी एससी एसटी लोगों के साथ हजारों साल से अपमानजनक व्यवहार किया जाता रहा है। तो अगर सरकार के पास संसाधन है तो उनको कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाए, उनको अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिए जाए, उनकी शिक्षा की ज़्यादा व्यवस्था की जाए। दूसरे, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जातियों या जो उच्च वर्ग लोग हैं या जो एससी एसटी नहीं है उनके साथ कोई भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं। उनका मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा हम पुशअप करें, उनको थोड़ा सा और संसाधन दें ताकि वो भी दूसरों की बराबरी में आ सके। तो अनुच्छेद 46 ये कहता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के वर्ग, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया जाए, कि उनको हम शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको संसाधन रूप से संपन्न करें। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हम कल्याणकारी राज्य की तरफ जा रहे हैं। अब अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि देखिए कितना हमारे देश में संविधान निर्माता कितना दूरदृष्टि रखते थे कि उनको पता था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोग गलत चीज़ों का सेवन करके, नशीली चीज़ों का सेवन करके खुद का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। ये ऐसा ना हो, तो ये भी देख रेख सरकार का काम है कि लोग नशीली चीज़ें का इस्तेमाल, जैसा कि शराब, ड्रग्स, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, मादक पदार्थ हैं का उपभोग ना करें। ये साबित करता है कि हमारी कल्याणकारी विचार कितना ऊंचा स्तर का है। नहीं तो क्या है, सरकार को तो अधिक से अधिक टैक्स आ रहा है, लेकिन सरकार को ये ध्यान रखना है कि केवल कर कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना करे, लोगों के जीवन की सुरक्षा करें। अनुच्छेद 21 क्या कहते हैं, जीवन एवं दैविक गरिमापूर्ण जीवन ये तभी संभव है जब हम नुकसानदायक चीज़ों, नशीली दवाएँ, मदिरा, ड्रग एवं औषधि प्रदान करें। लेकिन अब ये तो हो गया ठीक है कि अनुच्छेद 47 जगह, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में ये है कि जितनी भी मादक पदार्थ हैं, चाहे तो आपका ड्रग्स हो, चाहे तो आपका शराब हो, चाहे तो आपकी जितनी भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट है, ये राज्य सरकार और साथ में केंद्र सरकारों की आय का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। सरकारें चाह करके भी इनको ख़त्म नहीं कर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ जोड़े कि नहीं ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। अगर हम इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से इनको ख़त्म किया जाए कि एक एक चीज़ करके धीरे धीरे, और साथ में लोगों को जागरूक किया जाए। ये देखिए, कोई भी काम तो सरकार का नहीं होता है, सरकार उसमें सहयोगी की सब कुछ, बहुत कुछ है, लेकिन किसी भी काम में सब कुछ नहीं है। सरकार ही करेगी, सरकारी मादक पदार्थ ख़त्म करेगी, हम पीना खाना बंद ना करें, सरकार बंद कर दे, ये नहीं होगा। हम खासतौर से देश के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इतनी बीमारियां हैं, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आजकल हमने अपना पूरा जीवन शैली बदल दिया, उसमें भी हम मादक पदार्थों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये मतलब खुद को नर्क की तरफ ढकेल देना है। सरकारों को क्या है, उनको तो एक्साइज ड्यूटी, एक एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसमें वैट लगता है। अभी देखिए जीएसटी लाया गया, जीएसटी में 28% तक एकदम मैक्सिमम टैक्स है किसी भी चीज़ का, कि लग्जरी वस्तुएं जो 28 के हैं, नहीं तो 5, 12, 18 या इसी टैक्स के दायरे में रहती है। जो मादक पदार्थ है इनको वैट के अंदर तक नहीं लाया, एक पेट्रोलियम और एक मादक पदार्थ इसलिए नहीं लाया गया है कि इनमें सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी अपनी अलग लगती है। इसके कारण अधिक से अधिक दाम, जो शराब की बोतल 10 रुपये में तैयार होती है वो 100 रुपये में बिकती है।
अब सोचिए, तो हमें ये समझना है कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि मादक पदार्थों से दूर रहें। अनुच्छेद 48 ये भी एक तरीके से गांधीवादी। महात्मा गांधी जी गाँव में भारत की आत्मा देखते थे, और भारत की आत्मा तभी सही हो सकी जब वहाँ इंसानों के साथ साथ पशुओं का भी संरक्षण सके। तो गाय एवं बछड़ा एवं दुधारू पशुओं के बलि पर रोक लगाने का विचार था कि इनकी बलि ना दी जाए। गाय को तो हम भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में माँ का दर्जा देते हैं, सही भी है। देखिए, उनसे दूध मिलता है, गोबर मिलता है, जिससे हम खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से जिनसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और गाय ऐसी है, कोई भी पाल सकता है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें खर्च भी नहीं आता। तो अनुच्छेद 48 ये कहता है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व एवं घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या अन्य वस्तुओं को संरक्षण करना। देखिए, बिल्कुल बेशक ये सरकार का काम है कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हो गए, जैसा हमारा बहुत सारे संस्थान है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनका संरक्षण किया जाए। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। लेकिन ये हमारे सरकार की आय के स्रोत का एक बड़ा माध्यम है। भारत में पर्यटन विकास बढ़ावा देने का एक बड़ा माध्यम भी है, तो इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इसको अभी हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों में भी, वहाँ पर भी है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने स्मारकों का संरक्षण करें। ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इन जगहों पर कोई भी ऐसा कृत्य ना करें कि इनको नुकसान पहुँचे, उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहाँ जाके लिख रहे हैं, क्योंकि हज़ारों साल बने हो गए, अब ये जर्जर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका संरक्षण किया जाना ये राज्य के निर्णय तत्व, राज्य के कल्याण की अवधारणा का एक अनिवार्य तत्व है। अनुच्छेद 48A, इसको थोड़ा पहले बताना चाहिए था। ये लाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। देखिए, इंदिरा गांधी जी 1976 में देश की प्रधानमंत्री थी, तो उस समय ये पर्यावरण को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के मामला लगभग शुरू हो चुका था। आज तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये हमारा बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, इसके संवर्धन, वन्य जीवों का संरक्षण करें। इसके लिए बहुत कई सारे कानून, वन संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद और कई सारे वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। तो अनुच्छेद 48 ये कहता है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। अनुच्छेद 49 तो हमने पढ़ी दिया कि राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने, कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों को। अनुच्छेद 50 देखिए, बहुत बड़े दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शक्तियों का पृथक्करण किया जाए, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधानपालिका लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका जुडिशरी, इन तीनों को अधिकार दिए जाएं, तीनों को अलग अलग किया जाए। एक राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र में राजा ही न्याय देता है, राजा ही कार्यपालिका होता है, राजा ही फैसला कानून बनाता है, राजा ही लागू करता है, राजा जो बोल देता है वो हो जाता है उसके। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि कार्यपालिका अलग होती है। अगर कार्यपालिका कुछ गलत करती है तो न्यायपालिका उस पर दृष्टिकोण रखेगी, न्यायपालिका कुछ गलत करती है तो उस पर कार्यपालिका अपना, जैसा कि हमारे में क्या संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में क्या था, जो हम लोग अपना सांसद चुनते हैं, अपना इस सांसद के चुनने के बाद उस सांसद में से लोकसभा या राज्यसभा में से मंत्री बनते हैं। वो मंत्री या खासतौर से अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केंद्र की लोकसभा सामूहिक रूप से देश की संसद के प्रति, देश की मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मंत्रिमंडल गलत फैसला करती है तो लोकसभा उस पर निगरानी रखेगी और उस कानून को कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकती है। तो ये है कि और न्यायपालिका, देखिए, न्याय देने वाला अलग हो और एग्जीक्यूटिव कानून बनाने वाला अलग हो और कानून को लागू करने वाला अलग हो। इससे क्या होता है कि एक समानता बनी रहती है, एक स्थिरता रहती है। नहीं तो एक ही व्यक्ति हो जाएगा, वही न्याय देगा, वही हो देगा, तो फिर तानाशाह की स्थिति आ जा सकती है। तो ऐसे अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका से प्रति है। अब देखिए, हम इसके बाद अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई। देखिए, हमारे संविधान निर्माता कितना ऊंचा सोचते थे, कितना कि उनको पता था कि ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस बारे में ध्यान दे कि हमें केवल अपने देश का ही भला नहीं देना, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत करने। आजकल देखिए, सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने मजबूत करने पर लगी हुई है। हमें हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, इसमें फ्रांस गए हुए। इससे ये होता है कि हमारे केवल आत्मनिर्भरता की बात कीजिए, आत्मनिर्भर होना जरूरी है, लेकिन सभी को साथ ले चलने, सभी पूरी दुनिया के सभी देशों के साथ एक हमारे मजबूत संबंध होने चाहिए।
तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि राज्य के नीति नेतृत्व जैसा कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम न्याय की बात करते हैं, इसमें काम, शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, इसमें निर्वाह मजदूरी की बात करते हैं, इसमें हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं, इसमें हम गाय बछड़ा पशुओं के संरक्षण की बात करते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं लाने की बात करते हैं, मादक पदार्थों का निषेध की बात करते हैं। उसके बाद कृषि पशुपालन की विकास की बात करते हैं, सभी बालकों को 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की बात करते हैं। ये सब क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अपने नीति तत्वों के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसमें कई ऐसे अलग अलग कि कौन से समाजवादी हैं। प्रश्न आता है ये वाला नीति तत्व है या नहीं, मूल कर्तव्य दे देगा। उसके बाद नीति तत्व, उसके बाद कौन से गांधीवादी हैं, कौन से समाजवादी हैं, उदारवादी हैं, ये अलग अलग इनमें तो कई अलग अलग किताबों में दिया गया कि ये वाले अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का, 41, 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 47 ये समाजवादी सिद्धांत है। हमने समाजवाद की बात बताई, समाजवादी की बात की। ये क्या होता है कि ये अब देखिए, समाजवादी शब्द आया है प्रस्तावना में, यहाँ पे भी समाजवादी है, वहीं से लिया गया है कि हम कल्याणकारी राज्य तभी कर सकते हैं कि संसाधनों का समान वितरण किया जाए, अधिक से अधिक संसाधन उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाए। गांधीवादी सिद्धांत है, अनुच्छेद 40 हो गया, अनुच्छेद 43 हो गया, अनुच्छेद 43 भी हो गया, अनुच्छेद 46, 47, 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत, नए नए विचार लाए गए, अनुच्छेद 44 हो गया, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का 49, 50, 51 हो गया। अब हम कुछ और बातें करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि इतने हमारे नीति तत्व हैं 39 से लेकर के 51 तक। अब हम नीति तत्वों की उपयोगिता की बात करें, ये तो हमने लगभग पढ़ लिया कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों, घरेलू क्षेत्रों, विदेशी नीतियों में स्थायित्व निरंतरता बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। ये नागरिकों के मूल अधिकारों की पूरक होते हैं। नागरिकों को अगर आप मूल अधिकार तो दे दिए, लेकिन उन्हें नीति तत्व, उनके कल्याण के लिए कोई योजनाएं नहीं है, कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं। अधिकार तो दे दिए लेकिन उनको कोई नीति तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति ये संविधान की आत्मा एवं दर्शन इसीलिए कहा गया है कि इन दोनों को साथ साथ ही चलना है। ये एक पटरी की तरह है, रेलवे की पटरी, जो साथ साथ चलेंगे लेकिन मिलेंगे कहीं नहीं, अलग अलग हैं और उसके ऊपर ट्रेन जा रही है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक में नीति तत्व चल रहे हैं और एक में एक पटरी है जिसमें नीति तत्व हैं और दूसरी वाली पटरी जिसमें मूल अधिकार है। इन दोनों के ऊपर एक भारत ट्रेन चल रही है, मान ली ट्रेन का नाम भारत है, उसमें सारे लोग बैठे हुए। अगर एक भी पटरी में कुछ डैमेज हो गया तो आगे नहीं चल पाएगी, तो दोनों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस तरीके से समझ, कई बार इसमें जैसे टकराव की बात आती है, तो 1951 में चंपारण दोहराइजन मामले और में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अगर मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्वों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में हम मूल अधिकारों को ही प्रभावी देंगे। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार में उसमें जीवन की सुरक्षा की बात की गई है, उसमें बात की गई है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ पे देखा जाए तो हम कुछ ना कुछ भेदभाव भी कर देते हैं, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पिछड़े हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ दिखता है। लेकिन मूल अधिकार ऐसा नहीं है, मूल अधिकार सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है। उसमें भी थोड़ा अपवाद है लेकिन वो सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है। उसके बाद जैसा हम और भी इसमें कुछ अंतर राज्य के नीति तत्व को लागू करने के लिए हम मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते कि हम मूल अधिकार को हटा करके राज्य के नीति तत्व को प्राथमिकता दे, ऐसा नहीं। कुछ मूल अधिकार हैं, कुछ नीति तत्व हैं जो थोड़ा सा प्रभावी है ज़्यादा, लेकिन अनुच्छेद 39 हो गया और नहीं तो मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी हो गया। उसके बाद राज्य के नीति तत्व। अब दोनों में कई बार अंतर पूछ लेता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्वों में कुछ अंतर बताएं। तो अगर मूल अधिकारों की बात करें तो एक नकारात्मक प्रवृत्ति है। नकारात्मक प्रवृत्ति ये जैसा कि मूल अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं कि आप ये नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति की। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं राज्य के नीति तत्व। इसमें कोई ये मूल अधिकार जो है ये सरकार करने से रोकते हैं कि आप इस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते हो, कि किसी को फांसी दे दिया, किसी को उठा लिया बिना कानूनी कार्रवाई के, आपको करना, इसलिए ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति। जबकि निदेशक तत्व क्या है, ये थोड़ा सकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे? सरकार को बताते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको रोजगार लाना है, शिक्षा लाना है, लोगों का कल्याण करना है, जो विधिक सहायता उपलब्ध करानी है, उसके बाद ग्राम पंचायतों को गठन करना है,
पर्यावरण का संरक्षण करना है। उसके बाद गाय इनके वन्य जीव संरक्षण करना है। तो इसमें ये बताता है कुछ हमें करना है, और उसमें क्या कहता है मूल अधिकारों की कि ये आपको नहीं करना। तो ये इस तरीके से राज्य के नेतृत्व एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो इसलिए ये सकारात्मक है। मूल अधिकार मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित का मतलब होता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 या 226 के अंदर। लेकिन अगर आपके निजी तत्वों का हनन हो रहा तो आप ये गैर न्यायोचित है, तो आप उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते कि नहीं मुझको रोज़गार चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोज़गार चाहिए, मैं नहीं तो मैं चाह रहा हूँ उच्चतम न्यायालय। आप नहीं जा सकते। क्यों? राज्य की नीति हमें ये समझना है कि राज्य की नीति तक तो कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है, वो तो संविधान निर्माताओं ने इसलिए जोड़ा था कि भविष्य में जब संसाधन होंगे तो सरकार उन संसाधनों का वितरण करेगी कल्याणकारी राज्य के माध्यम से। तो अगर जब कभी लगेगा सरकार को कि सभी को रोजगार मिलना ही चाहिए, तो अगर संसाधन है तो सरकार कर सकती है, लेकिन आप जा नहीं सकते। इसलिए ये गैर न्यायोचित है, इन्हें कानून रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मूल अधिकार जो होते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं, कि मतलब लोकतंत्र की स्थापना हो, कि लोगों के पास अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, वहाँ का व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार हो, कहीं भी आने जाने का अधिकार हो, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार हो। लेकिन जो राज्य के निर्णय तत्व होते हैं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास अधिक संसाधन है तो हम सभी समाज में उसका वितरण करें, इसलिए आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ताकि सामाजिक जो हमारी विद्वेष की भावना को कम किया। जैसे कि इसीलिए देखिए SC/ST के लिए इसमें से एक अनुच्छेद ही बताया गया कि SC/ST वालों को शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए सरकार को अधिक ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में ये एक सहायक की भूमिका अदा करते हैं। ये कानूनी रूप से मूल अधिकार जो होती है कानूनी रूप से जरूरी है, मान्य है। लेकिन अगर आप राज्य के नेतृत्व की तो इनका एक नैतिक विचार रखा है कि हम अगर हमारे पास संसाधन है, हम सरकार में हमारे पास संसाधन है, तो ये हमारी नैतिकता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को उन संसाधनों को तक पहुंचाएं। सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंचा भी रही, पिछली भी सरकारों ने काफ़ी पहुंचाया है। उसके बाद राज्य के नेता जी व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं कि हम ये व्यक्ति हैं, हमारा ये अधिकार है, हमारा बोलने का अधिकार, आने जाने का अधिकार। और जबकि राज्य के नेता जी ये किसी ऐसा नहीं कि हमको योजना ले आए तो व्यक्ति इस व्यक्ति को इंगित करके कि ये जो मिस्टर X हैं इनके लिए ये योजना है और दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। योजना पूरी समुदाय के लिए हो सकती है कि भाई ये योजना पूरी SC/ST के लिए है, ये योजना गरीबी रेखा के लिए चाहिए, ये योजना OBC में क्रीमी लेयर से नीचे वालों के लिए है, तो पूरे समुदाय का इसमें भला होता है। इसलिए ये राज्य के नेतृत्व तो हमारे संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर ही है कि सामुदायिक कल्याण की बात हम करते हैं। इसमें लागू करने मूल अधिकार समुदाय की लागू करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, बाध्य है जी तत्व को लागू करने के लिए बाध्य नहीं। ये तो सरकार पर डिपेंड करती है कि सरकार पास कितने संसाधन हैं और उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। इसमें और भी कई इसमें थोड़ा सा आलोचना भी हो जाती है कि भाई इसमें पहली बात तो गैर न्यायोचित बनाया गया है, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट द्वारा से लागू नहीं कराया जा सकता, जिसकी हकीकत ये कि गैर न्यायोचित बना करके ये उसका ये मतलब नहीं था कि सरकारों का मन था कि लागू ही ना किया जाए। तो मन था जब संसाधन होंगे, अभी हमारे पास जब देश स्वतंत्र हुए तब तो बिल्कुल भी संसाधन नहीं था, तब भी बहुत कुछ है, तो उसी अनुसार उसको लागू किया जाएगा। कोई लोग इसको रूढ़वादी बताते हैं, तर्कहीन व्यवस्था करते हैं, संवैधानिक टकराव हो जाते हैं राज्य के नेतृत्व के बीच में और मूल अधिकारों के बीच में, तो थोड़ा बहुत आलोचना भी होती है। क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ योजनाओं का होता ही रहता है, तो मुझे ज़्यादा इसकी ध्यान देने की जरूरत है। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने राज्य के नेतृत्व पढ़ लिए। फिर से एक बार एक रिकैप करा देते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, नंबर 1, भाग 4 संविधान का अनुच्छेद 51 से 36 से लेकर के 51 तक है, नंबर 1। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्यों लिया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए लिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा कि ये विशेषता वाला बताया, मूल अधिकार नेतृत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रीवनी नास्ती ने ये संविधान की मूल आत्मा ही कहा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में है कि इस भाग में सामाजिक सिद्धांतों को लागू कैसे किया जाए। अनुच्छेद 38 है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 39 राज्य में अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत। अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता।
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बात है। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता है। अनुच्छेद 42 न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं मात्र सहायता के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के निर्वाह वेतन। अनुच्छेद 43 एक ऐसा है उद्योगों के प्रबंधन कर्मचारियों की सहभागिता की बात है। अनुच्छेद 43 सरकारी समितियों का गठन। हाँ, ये हमने छोड़ दिया था इसको थोड़ा। देखिए, भारत में सरकारी समितियाँ, सहकारी समिति का मतलब होता है कि सभी लोग आपस में विचार करके कोई संगठन, कोई उद्योग शुरू कर सकते हैं। तो सहकारी समिति को बाद में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। और यहाँ पे अनुच्छेद 43 बी में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बालपन में देखभाल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल की बात की गई। अनुच्छेद 45 अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 47 पोषण का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य वन जीवों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व स्थानों और वस्तुओं संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन है। इसको कान से याद करते थे, कार्यपालिका और न्यायपालिका, का और ना कान याद रखने से। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। उसके बाद हमने ये कर लिया, मूल अधिकार राज्य के नेतृत्व के बीच अंतर समझ लिया क्या थे। न्यायोचित है, एक न्यायोचित नहीं है, एक कल्याण की व्यवस्था है, एक कानून के द्वारा लाया गया जाता है, लागू नहीं किया जा सकता। अगर मूल अधिकार या राज्य के नेतृत्व में टकराव होता है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चंपाकम 2 रायजन मामले 1951 के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने लगभग मूल राज्य के नीति तत्वों को लगभग समझ लिया है। अभी इसमें और आगे अपने आप पढ़ सकते हैं। से हम कह सकते हैं कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।